देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से शेयर बाजार की हर खबर लाइव CNBC आवाज न्यूज सेंटर से। आज रात यूएस फेड के बयान से पहले अमेरिकी बाजार 0.25% फिसले। कमजोर नतीजों ने भी बिगाड़ा मूड, मगर एशियाई बाजारों पर कोई असर नहीं। आसान होंगे इनकम टैक्स नियम, रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स समेत कई मुद्दों पर विचार करने के लिए सरकार ने बनाई कमेटी। अंबुजा सीमेंट्स, डाबर, जेट एयरवेज समेत कई बड़े नतीजे आज। अंबुजा का मुनाफा 22% गिरने और डाबर का मुनाफा 14% बढ़ने का अनुमान। इंडिगो चलाने वाली कंपनी इंटरग्लोब एविएशन के आईपीओ का शानदार टेक ऑफ। पहले दिन ही 87% भरा इशू। आज खुलेगा एसएच केलकर का आईपीओ। भारत में बिजनेस करने का माहौल सुधरा। वर्ल्ड बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में 12 स्थान का सुधार। 189 देशों की लिस्ट में 130वें नंबर पर। और बिहार में तीसरे दौर का मतदान शुरू। राजधानी पटना समेत 6 जिलों की 50 सीटों पर वोटिंग। लालू यादव के दोनों बेटों समेत बीजेपी नेता नंद किशोर यादव की किस्मत दांव पर। अब तक कमजोर रहा है एक्सपायरी का हफ्ता। बड़ा सवाल है कि क्या आज भी हम 8,200 को होल्ड कर पाएंगे और कमजोर शुरुआत के बाद क्या कहीं कोई रिकवरी दिखेगी। खासतौर से बैंकिंग शेयरों पर किस तरह का असर होगा, नतीजों के लिहाज से क्या एक्शन होगा, ये है आज का हमारा खास फोकस। नमस्कार, मार्केट काउंटडाउन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंघवी और मैं हर्षिता सावंत। जी हाँ, काफी बढ़िया चीजें हैं जिस पर बाजार की नजर रहेगी, एक्सपायरी से लेकर नतीजों का एक्शन। लेकिन सबसे पहले आपकी नजर रहनी चाहिए अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से क्या संकेत मिल रहे हैं। फेडरल रिजर्व की आज बयान आएंगे कि क्या वहां पर इंटरेस्ट रेट्स को लेकर आउटलुक रहेगा यूएस का। लेकिन उससे पहले आप देखिए, थोड़ी सी सुस्ती का ही आलम बनता हुआ दिखाई दिया है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में। आशीष हमारे साथ है बताने के लिए कि क्या अहम चीजें हैं जिस पर रिएक्ट किया है इंटरनेशनल मार्केट्स ने। हाय, गुड मॉर्निंग। कमजोर संकेत है। अमेरिकी बाजार कल 1/4% की कमजोरी के साथ बंद हुए। कई सारे रीजंस थे दबाव के। एक तो लगातार जो कमजोर आर्थिक आंकड़े आ रहे हैं उसका दबाव था। दूसरा, आज कई सारी दिग्गज कंपनियों के नतीजे आने वाले हैं तो उससे पहले थोड़ा सा नर्वसनेस थी। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, जो 2 दिनों की बैठक की आपने बात करी, अमेरिका के जो सेंट्रल बैंक है जिनकी जो बैठक चल रही है FOMC के, आज आउटकम आएगा, स्टेटमेंट आने वाला है। उससे पहले ज्यादातर लोग शायद बाजार में खरीदारी करने से बच रहे थे। लेकिन सबसे दिक्कत की बात, जो लगातार आर्थिक आंकड़े आ रहे हैं वो इस बात को अब पुख्ता कर रहे हैं कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था में एक्चुअली दिक्कतें हैं। और ये बाजार उम्मीद से विपरीत है, क्योंकि लोग मान रहे थे कि अमेरिका की इकोनॉमी इंप्रूव हो रही है, सुधर रही है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? परसों आपको याद होगा वहां पे नए घरों की बिक्री के आंकड़े आए थे, 11-11.5% कमजोर हुए थे, 1 साल के सबसे निचले स्तर पे पहुंचे थे। कल जो आंकड़े आए थे वो भी दबाव वाले थे। वहां पे ड्यूरेबल गुड्स के जो ऑर्डर्स आते हैं उसमें लगातार दूसरा महीना कमजोरी का देखने को मिला है, वो दिक्कत की बात। कंज्यूमर सेंटिमेंट्स के जो आंकड़े आते हैं वो कमजोर थे, उम्मीद से कहीं ज्यादा दबाव देखने को मिल रहा था। तो इन आंकड़ों पर रिएक्शन था। और ध्यान रखें, वहां पे जो जीडीपी के एडवांस एस्टिमेट जो हम कहते हैं, यानी कि जो तीसरी क्वार्टर में, तीसरी तिमाही में किस तरह का जीडीपी रहने वाला है, वो गुरुवार को रिलीज होने वाले हैं। उससे पहले आंकड़े दर्शा रहे हैं कि शायद जीडीपी एस्टिमेट भी बाजार को कमजोर या कम करने पड़े। जहां तक फेडरल रिजर्व की 2 दिनों की बैठक की बात है, आज आउटकम आएगा। आज उसका आउटकम में ज्यादातर लोग मान रहे हैं कि ब्याज दरों में तो फेडरल रिजर्व कोई बदलाव नहीं करेगा, लेकिन उनके स्टेटमेंट इस बात को इंडिकेट करेंगे कि अभी भी डोर ओपन है दिसंबर रेट हाइक के लिए। तो आपको उस बात के लिए प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। जैनेट येलेन शायद इस बात के लिए प्रिपेयर करने की कोशिश करें कि शॉर्ट टर्म, यानी कि छोटी अवधि में शायद वहां पे जल्द टाइटनिंग होती हुई नजर आए। जहां तक यूरोप की बात है, प्रॉफिट टेकिंग यानी कि मुनाफावसूली का दबाव यहां पर था। ऑलमोस्ट 1% के आसपास ही कमजोरी देखने को मिली। और यहां पे अतिरिक्त दबाव चीन के आंकड़ों का है, क्योंकि चीन का रिएक्शन यूरोप पे ज्यादा रहता है। साथ साथ कच्चा तेल जो लगातार वहां पे दबाव देखने को मिल रहा है, उससे यूरोप में एनर्जी शेयर्स की बहुत तगड़ी पिटाई हुई, इसीलिए आपने देखा दबाव। एशिया, क्योंकि हमने एक तो कमजोर संकेत कल रात के पिकअप करे हैं, दूसरी दिक्कत की बात कि हम भी कच्चे तेल या कमोडिटीज पर रिएक्ट करते हैं, तो कोई रीजन नहीं है आउट परफॉर्मेंस दिखाने का। एशिया कमजोरी के साथ कामकाज कर रहा है। सिर्फ इंटरेस्टिंग है, निकेई यानी कि जापान का बाजार 0.5% मजबूत है। बाकी अक्रॉस एशिया कमजोरी के संकेत। एसजी निफ्टी दर्शा रहा है कि हल्की सुस्ती के साथ ही आज के कामकाज की शुरुआत होगी।
8,230 पर एसजीएक्स निफ्टी ट्रेड करता हुआ थोड़ी सी सुधार देखने को मिली है 7 बजे के मुकाबले में। शुक्रिया आशीष इस जानकारी के लिए। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सुस्ती है, ज्यादा कुछ हरकत नहीं देखने को मिल रही है। अमेरिका के जो सेंट्रल बैंक है उसकी बैठक के बयान जो आएंगे उससे क्या कुछ बड़ा निकल कर आएगा, या फिर बाजार ने मान लिया है कि रेट हाइक को लेकर अब तो कुछ पॉसिबिलिटी है नहीं, होगा तो साल के अंत में या फिर लार्जली अगले साल ही? हाँ, जो फेड के बयान जो होंगे वो इस लिहाज से अहम होंगे कि अगर किसी तरह का ये संकेत आए कि इस साल के लिए अभी तक संभावनाएं खुली है तो बाजार उस पर रिएक्शन देगा। अदरवाइज बाजार ये मानकर चल रहा है कि शायद इस साल आपको ब्याज दरें बढ़ने के आसार कम ही नजर आ रहे हैं, तो उस लिहाज से फेड की इस बैठक के बयान अहम होंगे। लेकिन अदरवाइज आप देखें तो ग्लोबल मार्केट से संकेत काफी मिले जुले हैं, और क्योंकि हम लगातार एशियाई बाजारों की ओपनिंग पर रिएक्शन दे रहे हैं, एशियाई बाजारों की शुरुआत उतनी खराब है नहीं, और जैसा आप कह भी रहे थे कि 7 बजे के मुकाबले में एसजीएक्स निफ्टी ज्यादा बेहतर दिख रहा है। एक्चुअली हर्षदा कल रात के मुकाबले देखें तो एसजीएक्स निफ्टी काफी बेहतर दिख रहा है, जहां 40-45 पॉइंट की कमजोरी थी तो अब काफी कुछ रिकवरी आती हुई दिख रही है। तो मुझे लगता है कमोबेश ग्लोबल मार्केट से जो हम संकेत लेंगे वो आज रात के इन अहम डेवलपमेंट जो अमेरिका में होने वाले हैं उसके बाद कल उसका असर पड़ता हुआ दिख रहा है। तो फिलहाल ये कह सकते हैं ग्लोबल मार्केट से हमारे लिए एकदम न्यूट्रल मिले जुले संकेत है, और एशियाई बाजारों को देखें तो फिर उस लिहाज से मामूली से पॉजिटिव साइड पर। अब डेटा पॉइंट्स के लिहाज से अनिल, इस माहौल का मार्केट को अगर एनालाइज किया जाए, हमने देखा है कल कैश में ज्यादा एक्शन नहीं हुआ है पाया इसकी ओर से, वायदे बाजार में थोड़ी बहुत फिगर्स बड़ी दिख रही हैं, तो क्या ये क्योंकि एक्सपायरी कल है उसकी वजह से ही देखने को मिला है? बिल्कुल, और खासतौर से तब जबकि लगातार दूसरा ट्रेडिंग सेशन हर्षदा ऐसा है जहां आप देखिए इंडेक्स फ्यूचर्स, स्टॉक फ्यूचर्स और इंडेक्स ऑप्शन तीनों में एफआईज की तरफ से ओपन इंटरेस्ट कम हुआ है। तो ओपन इंटरेस्ट कम हुआ है, कुछ पोजीशंस अगली सीरीज में शिफ्ट भी हुई है, लेकिन उसके बावजूद ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट कम होना ये बता रहा है कि एफआईज में भी दोनों ही तरह के एफआईज जिनकी लॉन्ग पोजीशन है, शॉर्ट पोजीशन है वायदा कारोबार में, वो अपनी पोजीशंस कम कर रहे हैं। एक्चुअली होता ही है कि जब आप बाजार को काफी दिनों तक एक ही दायरे में कारोबार करते हुए देखते हैं तो फिर कन्विक्शन लेवल धीरे धीरे कम होता दिखता है, चाहे फिर वो बड़े ट्रेडर हों एफआईज की तरह या फिर छोटे ट्रेडर हों। उन्हें लगता है फिर अब पता नहीं रेंज के बाहर कब और किधर निकलेगा, तो बेहतर यह है कि पोजीशन कम की जाए। खासतौर से ऐसी सिचुएशन में ऑप्शंस में पोजीशन कम होना ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि एक्सपायरी के नजदीक प्रीमियम काफी तेजी से घटती नजर आती है, और यही वजह कि आप देख सकते हैं कल के सेशन में लगभग 1087 करोड़ के ऑप्शंस में ओपन बिकवाली हुई है, और ऑप्शंस में ओपन इंटरेस्ट भी कम होता हुआ दिखा है, और ये ऑप्शंस की बिकवाली दोनों ही जगह हुई है, पुट में भी और कॉल में भी। इंडेक्स फ्यूचर्स में 625 करोड़ की खरीदारी हुई, इन निफ्टी फ्यूचर्स में प्रीमियम बढ़कर आया है, बैंक निफ्टी एकदम फ्लैट बंद हुआ है, तो साफ तौर पर यह संकेत दिख रहा है कि बैंक निफ्टी में थोड़ी सी शॉर्ट पोजीशन कवर हुई है, थोड़ी सी तेजी की पोजीशंस बनी है, निफ्टी में शॉर्ट पोजीशन कवर हुई है, लेकिन स्टॉक फ्यूचर्स में अब भी एफआईज बिकवाली कर रहे हैं और यहां पर मंदी की पोजीशंस बनाई है। कैश मार्केट के आंकड़े एकदम छोटे हैं, 10 करोड़ खरीदारी एफआईज की, 165 करोड़ बिकवाली डोमेस्टिक फंड की, तो कोई खास रुझान है नहीं। ऐसा लग रहा है बड़े इन्वेस्टर्स भी इस वक्त डेटा के लिहाज से देखें, कैश मार्केट में वेट एंड वॉच वाला मूड है, इंतजार कर रहे हैं डायरेक्शन का, और वायदा कारोबार में एक्सपायरी के लिहाज से एडजस्टमेंट कर रहे हैं। लेकिन वायदे बाजार में जिस तरह की हरकत देखने को मिल रही है, क्योंकि पिछले हफ्ते और इस हफ्ते की शुरुआत में तो उम्मीद थी कि 8300 के ऊपर की समाप्ति होगी, अब माहौल वैसा दिख नहीं रहा है, तो क्या पोजीशंस कल में देखने को मिली है और क्या संकेत लें? ये बात सही है कि 8300 के ऊपर एक्सपायरी के संकेत इस वक्त दिख नहीं रहे, क्योंकि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट वहां पर है, और इस हफ्ते हमने 2 बार उस लेवल के पार जाने की कोशिश की, गए भी, लेकिन फिर फिसल गए। अब लेकिन क्या 8200 के नीचे एक्सपायरी होगी? फिलहाल अब तक वो भी संकेत नहीं है, तो इस रेंज को बाजार को तोड़ना है। अब उस रेंज को किस तरफ तोड़ता है बाजार, इस वक्त जिस तरह के डेटा पॉइंट दिख रहे हैं, शायद आप एक बार पहले 8200 टेस्ट तो करते हुए देखेंगे बाजार को, उसके नीचे क्लोज देंगे या नहीं, ये बड़ा सवाल है। जहां तक आंकड़ों का सवाल है, स्टॉक फ्यूचर्स में काफी शॉर्ट्स बने हैं, बैंक निफ्टी में कल 60,000 शेयरों का ओपन इंटरेस्ट में एडिशन हुआ है, और बैंक निफ्टी ने कल थोड़ी सी मजबूती के संकेत दिए थे, लेकिन आज बैंक निफ्टी के लिए शायद उतना अच्छा दिन ना हो, तो बैंक निफ्टी में थोड़ा प्रेशर बन सकता है, तो ऐसे में बैंक निफ्टी में तेजी की पोजीशन कम होने का खतरा ज्यादा है। निफ्टी में 11 लाख शेयर कल जुड़े हैं, और निफ्टी थोड़ा सा 1% कमजोर बंद हुआ, तो थोड़े से शॉर्ट ट्रेडर्स ने निफ्टी में कल के सेशन में बनाए, इस उम्मीद में कि शायद एक्सपायरी के पहले 8200 के आसपास आता हुआ दिखे। हर्षदा, इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि जो ट्रेडर्स मंदी की पोजीशन बना रहे हैं वो भी कोई बहुत एग्रेसिव टारगेट लेकर नहीं चल रहे हैं, उन्हें पता है 50-75 पॉइंट की निफ्टी पर मंदी की पोजीशन एक ट्रेड बन सकती है, और उसी लिहाज से पोजीशन बनती हुई दिख रही है। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट अब भी
8,200 8,300 पर बना हुआ है। एक ही दिक्कत की बात है और वो ये है कि पुट कॉल रेशियो 1.1 पर आ गया है। हालांकि इसमें काफी कुछ पुट की खरीदारी का वो भी एक बड़ी वजह है, लेकिन उसके बावजूद पुट कॉल रेशियो थोड़ा सा हायर साइड पर है और वो एक्सपायरी के पहले थोड़ा सा कमजोरी के लिहाज से दबाव बना सकता है। अदरवाइज ज्यादा कोई एक्शन है नहीं। पुट में भी कल ओपन इंटरेस्ट कम हुआ है और कॉल्स में भी कम होता हुआ दिखा है, दोनों ही जगह। और नवंबर की सीरीज के लिहाज से अगर आप देखें तो बाजार की रेंज 8,000 से 8,500 की दिख रही है और अक्टूबर सीरीज में 8,200 8,300 ये रेंज है। इस रेंज के जिस तरफ बाजार निकलेगा एक डायरेक्शनल कॉल वहीं से आता हुआ दिखेगा। लेकिन एक्सपायरी के लिहाज से फिर आप क्या उम्मीद कर रहे हैं कि थोड़ा सा एक्शन आज और कल में होता हुआ दिखाई देगा? कहां पर एक्सपायरी अब होने की संभावना है? एक्सपायरी में दो इश्यूज हैं। एक तो ये कि जो लोट साइजेस बढ़ रही हैं, जैसे निफ्टी की 25 से 75 हो जाएगी, बाकी कई सारे स्टॉक्स इनकी लोट साइजेस काफी बढ़ेंगी, कुछ एक की कम भी होगी। पेज इंडेक्स जैसे शेयर है जो काफी बड़ी प्राइस के हैं, तो उस लिहाज से एक्सपायरी के पहले रोल ओवर करने में कुछ मुश्किलें आएंगी और रोल ओवर के लिहाज से खासतौर से स्टॉक फ्यूचर्स में काफी उतार चढ़ाव बढ़ेगा। निफ्टी में इतना फर्क नहीं पड़ता, बहुत लिक्विड है, तो भले ही आपको एक के बजाय 3 लोट लेने पड़े लेकिन आप कर सकते हैं। लेकिन स्टॉक फ्यूचर्स में खासतौर से कुछ कम लिक्विड स्टॉक फ्यूचर्स हैं, वहां पर ये दिक्कतें आने वाली। दूसरा, जहां तक एक्सपायरी का सवाल है, वायदा कारोबार के संकेत अब भी यही कहने कि 8,150 8,200 के नीचे एक्सपायरी होने की संभावनाएं कम है और 8,300 के ऊपर एक्सपायरी होने की संभावना भी काफी कम है। तो ओवरऑल अभी तक जब तक रेंज न टूटे शायद बाजार इसी तरह से कारोबार करता हुआ दिखे। कमजोर शुरुआत और हो सकता है फिर आपको थोड़ी रिकवरी आने के आसार दिखे शॉर्ट कवरिंग के चलते। तो उम्मीद यही है कि शॉर्ट कवरिंग के चलते थोड़ी सी रिकवरी आएगी, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्सपायरी में हम देख सकते हैं कुछ ज्यादा हरकत देखने को मिल सकती है। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आज के लिए आपकी क्या ओपनिंग रणनीति होनी चाहिए, खुलते ही बाजार में क्या कारोबार करें, उस पर बात होगी और साथ ही साथ आपको बताएंगे वो टॉप 10 शेयर जिसमें आज सबसे ज्यादा हरकत रहेगी, ट्रेड का मौका रहेगा। ब्रेक के बाद SGX निफ्टी से संकेत है कि हल्की सी नरमी देखने को मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ऐसा कुछ अलग और एक्शन वाला माहौल दिख नहीं रहा है, तो शुरुआती क्यूज कुछ है नहीं बढ़िया तेजी दिखाने के लिए या फिर एक बड़े ट्रेड के एक्शन के लिए। अनिल, उस लिहाज से मुश्किल होगा ये निर्णय लेना कि खुलते ही आप खरीदारी करें, बिकवाली करें या फिर थोड़ी सी शॉर्ट अगर पोजीशन है उसको कवर करें। 2 लेवल इंपॉर्टेंट है उस लिहाज से। अगर समझें कि आप शुरुआत कमजोर करेंगे, जैसा कि 15-20 पॉइंट नीचे दिख रहा है निफ्टी, तो पहला लेवल खरीदारी करने का, शॉर्ट कवरिंग करने का बनेगा वो 8,200 का। उसके आसपास वक्त बिताएगा बाजार, इतना आसानी से 8,200 को तोड़ नहीं देगा बाजार। और अगर वहां पर नहीं टिक पाए तो फिर नेक्स्ट लेवल आपका 8,150 का होगा। 8,150 के नीचे जाएंगे इसकी संभावनाएं थोड़ी कम दिख रही है। हो सकता है हम 8,200 के नीचे भी न जाएं, वहां पर ही सपोर्ट लेने की कोशिश करें। और ऊपर की तरफ 8,250 8,275 ये लेवल है जहां पर पहले बाजार अटकता हुआ दिखेगा। और 8,300 के पार जाने के तो इस वक्त भूल ही जाइए। आज कम से कम अभी वैसे संकेत तो है नहीं, अनलेस की सेकंड हाफ में कुछ बहुत बड़े ग्लोबल मार्केट से आपको मजबूती के संकेत आ जाए, जिसकी संभावना इस फेड की अहम बैठक के पहले तो कम ही दिख रहे। तो ओवरऑल आपको ऊपर की रेंज भी साफ दिख रही है 8,250 8,275 और नीचे पहला सपोर्ट 8,200 पर है। लेकिन किस तरफ पहले जाएगा इसका काफी कुछ डायरेक्शन तय करेगी बैंक निफ्टी। और बैंक निफ्टी कल अपने अहम सपोर्ट लेवल के ऊपर क्लोज हुआ है। अब आज के लिए इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए बैंक निफ्टी पर स्टॉप लॉस का लेवल 17,700 का रहेगा। अगर 17,700 के नीचे बैंक निफ्टी ट्रेड करने लगे तो फिर आप बैंक निफ्टी की पोजीशन में से निकल जाएं, क्योंकि फिर 17,400 17,500 यानी कि 300 से 200 पॉइंट की मंदी बैंक निफ्टी में बड़ी आसानी से और बड़ी जल्दी हो सकती है और वो एक्सपायरी के पहले ही हो सकती है कि आपको 17,400 17,500 दिख जाए। बैंक निफ्टी में अब नई तेजी की पोजीशन आपको तभी बनानी चाहिए जब बैंक निफ्टी 18,000 के पार निकलकर टिक पाए, क्योंकि बैंक निफ्टी के लिए 18,000 को पार करना मुश्किल हो रहा है, ठीक उसी तरह से जैसे निफ्टी के लिए 8,300 8,325 के पार निकलना। तो आज के बाजार के डायरेक्शन के लिए बैंक निफ्टी पर देखना ज्यादा ठीक रहेगा, वहां से संकेत लेना ज्यादा ठीक रहेगा। और बाकी लेवल्स तो आपके सामने है ही, नीचे की तरफ 8,150 8,200 और ऊपर 8,250 8,275 ये है आज की ट्रेडिंग रेंज।
जी हाँ, तो ये फिलहाल रेंज में कारोबार करने का मौका जरूर है और थोड़ा सा मुझे लग रहा है ट्रेडर्स के लिए मुश्किल होगा वो कॉल लेना, स्पेशली कल एक्सपायरी से पहले। लेकिन आईपीओ मार्केट में काफी ज्यादा एक्शन, महंगा बोलकर आप देखिए 87% इंडिगो का इशू भर गया। हालांकि रिटेल निवेशक अभी भी दूर है इससे। रिटेल थोड़ा सा वक्त लगाएंगे, आखिरी दिन भरेंगे और शायद आज से पिकअप होता हुआ दिखे। और लोग यही देखना चाहते थे कि बड़े इन्वेस्टर्स का कितना कॉन्फिडेंस है, क्योंकि अल्टीमेटली अगर आपको लिस्टिंग पर मुनाफा कमाना है तो ये खैर ये कोई गारंटी नहीं कि बड़े इन्वेस्टर्स जैसा आईपीओ में बड़ा पैसा लगाए वहां लिस्टिंग गेन होंगे ही होंगे, लेकिन फिर भी वहां से संकेत लेकर शायद अब लोग भरना शुरू करेंगे। जिस तरह का रिस्पॉन्स आ रहा है उसको देखकर लगता है शायद थोड़ी रिस्क ली जाए तो लिस्टिंग पर कुछ मुनाफा तो बन ही सकता है। लेकिन एसएच केलकर जो फ्रेग्रेंसेस और फ्लेवर्स की कंपनी अनिल, इनफैक्ट थाने की ये कंपनी बहुत ही पुराना खिलाड़ी है, ये काफी बड़ी एफएमसीजी कंपनियों को ये मटेरियल सप्लाई करता है फ्लेवर्स का। क्या इसमें पैसा बन पाएगा रिटेल निवेशक के लिहाज से? एक्चुअली इसमें भी बात वही है, इंडिगो की तरह है, कंपनी अच्छी है, पेरेंटेज बढ़िया है, कहीं कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन वैल्यूएशन यहाँ पर भी बहुत महंगे है। अगले साल की अर्निंग पर आप 17-18 का पी मल्टीपल सस्ता नहीं है। एक्चुअली यही दिक्कत है, जो मैनेजमेंट अच्छा है, जो कंपनी अच्छी है, वो लिस्टिंग पर मुनाफा कमाने के लिए जगह नहीं छोड़ रहे इन्वेस्टर्स के लिए। तो अब बड़ा रिस्क लेने वाला काम हो जाता है कि अगर मार्केट का माहौल ठीक है, समझिए लिस्टिंग होगी आपकी बिहार इलेक्शन के बाद, अब बिहार के इलेक्शन में कुछ अगर नेगेटिव आ गया और निफ्टी 300-400 पॉइंट यहां से नीचे मिले तो फिर क्या आप इंडिगो या एसएच केलकर की लिस्टिंग में पैसा बना पाएंगे? पता नहीं। मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो मर्चेंट बैंकर्स ने इसके बारे में सोचा नहीं था जब इनको एडवाइस दी गई थी? देखिए अल्टीमेटली इसमें दिक्कत यह है कि प्राइसिंग कंपनी को करनी होती है, प्रोमोटर को करनी होती है, और मर्चेंट बैंकर्स के साथ में कंपनी वाले क्या करते हैं जनरली, मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, कि जनरली कंपनी वाले ये करते हैं कि आप जितनी बेहतर प्राइसिंग देंगे हम उस हिसाब से आपको फीस देंगे। तो वेरिएबल फीस जब होती तो मर्चेंट बैंकर भी चाहेंगे जितना ऊपर बिके उतना बढ़िया है, तो दिक्कत वो है। लेकिन ओवरऑल इसमें कोई डाउट नहीं, क्वालिटी के लिहाज से दिक्कत नहीं है, लेकिन लिस्टिंग पर पैसा बनाने के लिए वही थोड़ी सी रिस्क रह सकती है। अगर यही मार्केट रहा तो पैसा बनेगा। अब मार्केट यहां से कितना ऊपर या नीचे होता है लिस्टिंग के वक्त ये पता नहीं, तो उस लिहाज से आपको एक कॉल लेना है, बट अदरवाइज कंपनी के लिहाज से दिक्कत नहीं, पैसा लगाया जा सकता है। चलिए, तो कंपनियां अच्छी हैं, लेकिन क्या लिस्टिंग गेन मिलेगा वो एक बड़ा सवाल है। तो उम्मीद यही कर रहे हैं, अगर आप पैसा लगा रहे हैं, कि मार्केट में ज्यादा कुछ गिरावट आए नहीं। हम लेंगे एक ब्रेक के बाद फोकस में रहेगा एक्सिस बैंक का शेयर, क्योंकि यहां पर झटके लगने की पूरी संभावना है। कॉल में एसेट क्वालिटी को लेकर काफी बड़ी चिंता उभर कर आ रही है। एनपीए का संकट क्या इनके सर पर मंडरा रहा है, इस पर करेंगे बात, और साथ ही दूसरी बड़ी जो खबरें हैं जिस पर आज आपकी नजर होनी चाहिए, ये भी लेकर आएंगे। आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन, और सरकारी बैंकों के बाद निजी बैंकों में भी एनपीएस का खतरा मंडरा रहा है। और जो बड़ा बैंक इसमें साफ तौर से दिख रहा है वो है एक्सिस बैंक, और अपना कर्ज एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को बेचने की खबरों के बाद यहां पर ये चिंता बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। क्या हुआ है, कितने यहां पर कर्ज इन्होंने वाकई में आरसी को भेजे हैं, एसेट क्वालिटी को लेकर कितनी बड़ी चिंता इस लिहाज से होगी। पूजा हमारे साथ है। पूजा, बताइए कितने में बेचे गए हैं ये कर्ज, क्या हाइलाइट्स हैं, ये कॉल के बाद ही खुलासा हुआ है? जी, जब कल नतीजे आए थे तब हमने देखा था कि एसेट क्वालिटी के जो नंबर्स थे, जो ग्रॉस एनपीए के नंबर्स थे, वो स्टेबल ही दिखाई दे रहे थे। 1.38% के आसपास ही ये लेवल्स दिखाई दे रहे थे। लेकिन जब डिटेल्स निकल कर आई तो यहाँ पर देखने को मिला कि कंपनी ने करीब 1820 करोड़ का जो कर्ज है वो एआरसीज को बेचा है, लगभग 650 करोड़ में। जो 550 करोड़ है इसमें से वो बॉन्ड के द्वारा मिले हैं एआरसीज की तरफ से, और केवल 100 करोड़ का ही नगद यहाँ पर बैंक को मिला है। जानकारी ये निकल कर आ रही है कि ये जो दो लोन जो दिए गए थे करीब 1820 करोड़ के, ये दो पावर प्रोजेक्ट को दिए गए थे, और दोनों ही प्रोजेक्ट एक ही ग्रुप के होने का अनुमान यहाँ पर लगाया जा रहा है। ये लोन पिछले तिमाही तक एनपीए नहीं थे, लेकिन इस बार कुछ स्ट्रेस देखने की वजह से कर्ज डूबने का खतरा यहाँ पर बैंक को दिखाई दे रहा था, जिसकी वजह से इस तिमाही कंपनी ने करीब 1820 करोड़ का जो लोन है वो एआरसीज को बेच दिया है। तो एक स्ट्रेस नजर आ रहा है यहाँ पर एक्सिस बैंक के एनपीएस को लेकर। ओके, तो एक्सिस बैंक का स्टॉक आज रहेगा एक्शन में। देखना होगा बाजार कितना नेगेटिव रिएक्शन इस स्टॉक पर देता है। इस स्टॉक पर राय लेंगे। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट्स कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, और नितिन मुरारका एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज के डेरिवेटिव हेड हमारे साथ हैं इस वक्त। नितिन, इससे पहले कि निफ्टी बैंक निफ्टी पर आपसे राय लूं, एक्सिस बैंक की बात चल रही है, इसी पर राय लेना चाहता हूं।
कितनी कमजोरी हो सकती है और अगर यहाँ पर कोई मौके हैं शॉर्ट करने के तो बताएं ट्रेडर्स के लिए। देखिए अनिल जी, इसमें रोलोवर्स इनफैक्ट कम हो रहे हैं, करीब 34-35% के रोलोवर्स हैं। और अगर आप 3-4 दिन में नेट ओपन इंटरेस्ट एडिशन देखेंगे करंट एंड नेक्स्ट मंथ मिला के, तो वो नेट नेगेटिव है, यानी कि केवल 1% का नेट 4-5 दिनों में कंबाइंड एडिशन है। और कल के दिन में तो थोड़ा एडिशन था, करीब नेट 6%। बट जिस तरीके से रेसिस्टेंस के आसपास है, इसमें रेसिस्टेंस 530 का काफी अच्छा है, तो मुझे लगता है कि नीचे इसमें दबाव बन सकता है और करीब 510 से लेके 505 तक का सपोर्ट लेवल टेस्ट करने की उम्मीद लग रही है। चलिए, यहाँ पर 510 इमीडिएटली आता हुआ दिखाई देगा, तो 10 रुपए की गिरावट इस समय ऐसे चार्ट को देखकर लग रहा है। लेकिन अनिल जी, ये बड़ा मामला रह सकता है, क्योंकि पीएसयू बैंक्स को लेकर सब लोगों ने समझ लिया था कि एसेट क्वालिटी की कंसर्न्स है। अगर एक्सिस बैंक जैसे निजी बैंक्स के साथ भी मामला दिख रहा है, तो क्या आपको लग रहा है ये जो पूरी दिक्कत है सिस्टम में और गहराती हुई दिखाई दे रही है, और कितना फिर बड़ा नेगेटिव रहेगा ओवरऑल बैंकिंग क्षेत्र के लिए? इसमें कोई डाउट नहीं कि ये एक बड़ी नेगेटिव खबर है और मुझे लगता है कि एक्सिस बैंक पर उसका रिएक्शन होगा, उसका असर प्राइवेट बैंक्स पर, दूसरे प्राइवेट बैंक्स पर, बैंक निफ्टी पर भी पड़ेगा। हर्षदा, एक बात तो साफ है कि अगर एक्सिस बैंक जैसे बड़े बैंक को इस तरह के कर्जों को एआरसी को बेचना पड़ रहा है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज को, तो फिर ये बड़ी मुश्किल बात है। दूसरी बात है कि पिछली तिमाही तक इन लोन्स को इस तरह का नहीं माना जा रहा था कि एआरसी को बेचने की नौबत आ जाए या फिर प्रोविजनिंग करनी पड़े, और अचानक से एक तिमाही में अगर बैंक इस तरह का डिसीजन लेता है तो बैंक की वो प्रोसेस पर भी काफी सवाल उठते हैं, जो कि कल की एनालिस्ट मीट में जब बैंक के मैनेजमेंट ने लोगों से बात की तो उस पर काफी लोगों ने इस बात को लेकर चिंताएं जाहिर की कि या तो बैंक ने इन्हें भांपने में गलती की या बताया नहीं, गवर्नेंस के सवाल उठाए जाने। तो उस लिहाज से एक्सिस बैंक के लिए बड़ा मुश्किल वाला मामला है कि इस तरह के दो पावर प्रोजेक्ट्स। और तीसरी बात यह कि पावर सेक्टर को लेकर नो डाउट आपके लिए प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का एक्सपोजर कम है, लेकिन अगर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को अगर पावर प्रोजेक्ट्स में इस तरह की दिक्कतें आ रही है तो आप फिर सरकारी बैंक्स ने जिन्होंने पावर और स्टील में इतना भर भर के पैसा दिया है उनके हाल क्या होंगे। तो ये एनपीए वाला मामला, एसेट क्वालिटी वाला मामला पूरे बैंकिंग शेयर के लिए इस इवेंट के बाद और ज्यादा गहराता हुआ नजर आएगा और अब सारे बैंक्स पर इसको लेकर काफी बड़े सवाल उठेंगे। जी हाँ, और यहाँ पर देखना होगा कि क्या यही दिक्कत दूसरे निजी बैंकों पर भी है। याद रखिए, निजी बैंक्स पर बाजार काफी ज्यादा बुलिश था, यहाँ पर काफी खरीदारी भी हो चुकी है, तो देखना होगा यहां से आगे क्या वो नजरिया बदलता है इस मामले के सामने आने के बाद। नजर रहेगी आज दिन भर एक्सिस बैंक और बाकी निजी बैंकों पर भी। हम लेंगे फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, आगे आपको बताएंगे आज के टॉप 10 शेयर। आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन और अब आपको बताएंगे वो ऐसे 10 शेयर जिसमें आज खबरों का असर देखने को मिलेगा। हमारे साथ है हमारी रिसर्च टीम की सोनम, पूजा, वरुण और नियति, और कौन से वो शेयर है जिस पर नजरें रहनी चाहिए। शुरुआत करते हैं पूजा के साथ। जी, नतीजों के साथ आज शुरुआत करते हैं। अंबुजा सीमेंट आज अपने नतीजे घोषित करी, जिसमें कि हमारा अनुमान है कि कमजोर नतीजे देखने को मिल सकते हैं। सदर्न रीजन में प्रेजेंस ना होने के कारण एक खामियाजा कंपनी को भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि प्राइस हाइक का फायदा यहाँ पर कंपनी को नहीं मिलेगा, जिससे कि रियलाइजेशन में कमी रहेगी। मार्जिन्स में हमारा अनुमान है कि कमजोरी देखने को मिल सकती है। मुनाफे में 30% की गिरावट देखने का अनुमान है। जेट एयरवेज भी आज अपना तिमाही नतीजे घोषित करेगा। एयरलाइन इंडस्ट्री के लिए सीजनली कमजोर तिमाही होने के बावजूद स्टेबल आंकड़ों की उम्मीद रखी जा रही है, जहां पे लो बेस का तो फायदा मिलेगा ही, साथ ही एविएशन टर्बाइन फ्यूल के दाम में गिरावट आई है, उसका फायदा कंपनी के मार्जिन्स को मिलता दिखाई देगा। आय में 7% की बढ़ोतरी, तो मुनाफे में 92% का जंप देखने को मिलेगा, वहीं मार्जिन्स में लगभग 165% का जंप दिखाई देगा। वही डाबर इंडिया भी आज अपने नतीजे घोषित करेगा। कुल आय में करीब 9% के आसपास की बढ़त का अनुमान है। रूरल सेल्स अब भी सबड्यूड है और इसके लिए वॉल्यूम्स में करीब 6 से 7% की बढ़त आपको देखने मिल सकती है। कमोडिटी की गिरती कीमतों का फायदा कंपनी को होगा। मार्जिन्स में 100 बेसिस पॉइंट के आसपास की बढ़त देखने मिलेगी और मुनाफे में भी करीब 14 से 15% के आसपास की बढ़त देखने मिल सकती है। कल बाजार बंद होने के बाद थर्मेक्स ने अपने नंबर्स पेश किए हैं। बेहद खराब सेट ऑफ नंबर्स इन्होंने दिए हैं। डिसअपॉइंटमेंट है सभी पैमाने पर, चाहे वो आप मुनाफे के फ्रंट पर देखें या फिर ऑपरेशनल परफॉर्मेंस। डिसअपॉइंटमेंट इसलिए है क्योंकि कमजोर ऑर्डर एग्जीक्यूशन की वजह से इनके जो नंबर्स है वो बेहद खराब है, और इरोजन हुआ है मार्जिन के फ्रंट पर, क्योंकि रॉ मटेरियल कॉस्ट यहाँ पे इंक्रीज हुई थी। पैट यहाँ पे डाउन आया है 25% के आसपास। आय भी 9% के आसपास की गिरावट आई है। एबिटा मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट किए हैं 1.25% के आसपास के, अब 9.4% के हो गए हैं।
स्टैंड अलोन ऑर्डर इनफ्लो इनका तिमाही दर तिमाही 26% गिरा है, वहीं ऑर्डर बुक में भी 20% की गिरावट आई है। सेगमेंटल एनालिसिस में एनर्जी जो कि 80% रेवेन्यूज देता है उसमें भी इनके एबिटा मार्जिन्स जो है वो 120 बेसिस पॉइंट की गिरावट आई है। एनवायरमेंट के सेगमेंट में भी रेवेन्यूज गिरावट आई है और आधे % के आसपास एबिटा मार्जिन यहां पे घटे हैं। सियाट लिमिटेड के दूसरे तिमाही के नतीजे उम्मीद से कमजोर रहे हैं, जब पे हर एक फ्रंट पर उम्मीद से कमजोर आंकड़े घोषित किए हैं। चाइनीज टायर से तो कंपटीशन का दबाव पड़ ही रहा है, साथ ही कमजोर डिमांड के कारण दबाव पड़ रहा है। रॉ मटेरियल के प्राइस कम होने से कंपनी के मार्जिन्स को फायदा जरूर मिला है, लेकिन उम्मीद से कमजोर है मार्जिन्स। 14% के मार्जिन्स कंपनी डिलीवर किए हैं पिछले साल के 11.8% के मुकाबले। मुनाफे में 40% की बढ़ोतरी हुई है तो आय में 2% की गिरावट दर्ज हुई है। और आरईआई एग्रो को के ऊपर एक मामला दर्ज हुआ है सीबीआई की तरफ से। 14 पीएसयू बैंक जिसमें यूको बैंक का नाम भी शामिल है, 814 करोड़ रुपए की चपत लगाने के मामले में सीबीआई ने यहां पे मामला दर्ज किया है आरईआई एग्रो और उनके डायरेक्टर्स के खिलाफ। आपको बता दूं यूको बैंक का यहां पे सबसे ज्यादा एक्सपोजर है, 850 करोड़ रुपए के आसपास। दूसरे बैंक जिनका नाम शामिल है उसमें जेएनके बैंक, आईओबी, यूबीआई और देना बैंक भी हैं। इसके अलावा टाटा कम्युनिकेशन ने भी अपने नतीजे घोषित किए जिसमें कि काफी अच्छे नंबर्स देखने को मिले हैं। पिछले साल के लॉस के सामने इस बार कंपनी ने करीब 6 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज किया है। बेटर वॉइस मार्जिन में जो फायदा मिला है वो यहां पर कंपनी के मार्जिन में दिखाई दे रहा है। मार्जिन में भी अच्छी खासी बढ़त क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखने को मिली है, तो अच्छे नतीजे टाटा कम्युनिकेशन की तरफ से। और रॉयल्टी की कंट्रोवर्सीज को थोड़ा सा थामने के लिए मारुति सुजुकी ने साफ किया है कि अब से जो अगले साल से एसयूवी कॉम्पैक्ट एसयूवी लॉन्च करेंगे उसके बाद से पेरेंट कंपनी सुजुकी को जो रॉयल्टी देने वाले हैं वो येन की बजाय रूपी में देंगे और ये 4 से 5 साल में इनकी रॉयल्टी 5% से भी नीचे होगी। वहीं पेट्रोनेट एलएनजी को दरअसल 10,000 करोड़ का एक नुकसान झेलना पड़ सकता है। दरअसल कुछ समय पहले इन्होंने कतार के राजगैस के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था टेक और पे का, जिसके तहत इन्हें तय मात्रा की जो एलएनजी है वो तय प्राइस पे भारत में इंपोर्ट करनी थी। लेकिन ये टेक और पे कॉन्ट्रैक्ट है, इसका मतलब अगर पेट्रोनेट ये इंपोर्ट नहीं भी करता है तो भी इनको इसका भुगतान करना ही था। और दरअसल जिस प्राइस पे ये एलएनजी इंपोर्ट कर रहे हैं वो काफी हाई है और भारत में इसके कोई भी खरीदार नहीं मिल रहे हैं। कंपनी चाहती है इन टर्म्स को रीनेगोशिएट किया जाए, लेकिन अगर नहीं होता है तो कंपनी पे करीब 10,000 करोड़ रुपए का एक भारी नुकसान इस कंपनी को झेलना पड़ सकता है। सेंचुरी टेक्सटाइल के काउंटर पर नजर रखेगा, जहां पे कुमार मंगलम बिरला की हिस्सेदारी सेंचुरी टेक्सटाइल्स में अगले कुछ हफ्तों में 5% से बढ़ सकती है। पिछले साल कुछ वारंट्स जारी किए गए थे, अब इस वारंट्स को इक्विटी में कन्वर्ट करने की योजना है, जिसके वारंट्स का जो डेडलाइन है कन्वर्ट करने का वो दिसंबर 18 तारीख है। इसके जरिए कंपनी के प्रमोटर्स की हिस्सेदारी जो फिलहाल 45.22% पे है वो बढ़कर 50.21% पे आ जाएगी। साथ ही उबरा रियल्टी के काउंटर पर खास नजर रखेगा। आज एक बहुत बड़ा ट्रिगर कंपनी के लिए ओपन अप हो रहा है, जहां पर कंपनी आज अपने बोरीवली प्रोजेक्ट को लॉन्च करेगी। इसका प्रेस कॉन्फ्रेंस लगभग 11:30 बजे होगा। पहले चरण में कंपनी की लगभग 8 से 9 लाख स्क्वायर फीट बेचने की योजना है, जिसके जरिए वे लगभग 1,500 से 1,800 करोड़ रुपए जुटा पाएगी। लेकिन ये इससे बड़ा ट्रिगर है क्योंकि जो डेवलपमेंट पोटेंशियल इस प्रोजेक्ट का वो लगभग 5.5 मिलियन स्क्वायर फीट का है। तो ये सभी शेयर यहाँ पर आज खबरों का असर देखने को मिलेगा। शुक्रिया इस जानकारी के लिए। क्या आपकी रणनीति होनी चाहिए इन सभी शेयरों में, इस पर हम राय लेंगे हमारे जानकारों से इस ब्रेक के बाद। हमारे एक्सपर्ट्स जुड़ चुके हैं हमारे साथ तकनीकी राय देने के लिए राजेश सातपुते और फंडामेंटल राय देने के लिए गौरांग शाह, वायदा कारोबार की रणनीति के लिए नितिन मुरारका। राजेश, चार्ट देखकर बताएं क्या है सिचुएशन निफ्टी की? क्या चार्ट्स बिगड़ चुके हैं या फिर अभी कोई खास बदलाव नहीं है, भले 1-2 दिन हम नीचे बंद होते हुए दिखे हैं? क्या लेवल्स अहम है आपके लिए निफ्टी पर, और अगर 15-20 पॉइंट नीचे खुले अगर निफ्टी एसजेक्स निफ्टी की तर्ज पर, तो क्या ट्रेड लेंगे फिर आप? अनिल जी देखिए, मुझे कल ऐसा लग रहा था कि निफ्टी एक बार टूटेगा। द रीजन वॉज कि नेक्स्ट सीरीज से लॉट साइज भी चेंज हो रहा है, मार्जिन भी चेंज हो रहा है, तो मे भी यहाँ पे एक लॉन्ग लिक्विडेशन का प्रेशर आएगा, रोल ओवर भी थोड़ा हल्का होगा। लेकिन मुझे लगता है कि ये ऑलरेडी हो चुका है, स्लाइटली एक रिलीफ मिला कल। और हमने देखा ये सीरीज में इनफैक्ट पिछले 8 ट्रेडिंग सेशन से हम देख रहे हैं कि 8,200 8,220 का सपोर्ट निफ्टी अच्छे से मेंटेन कर रहा है और कल भी इसने मेंटेन किया। तो मुझे लगता है कि अगर मैं कल तक के लिए बात करूं यानी इस सीरीज के एंड तक की बात करूं तो मुझे लगता है 8,200 220 शुड बी द सपोर्ट, और जो एक अहम सपोर्ट रहेगा। अगर 8,200 टूटता है तो फिर आप देखोगे कि बाजार में एक निफ्टी में क्रैक आएगा। तब तक के लिए मुझे लगता है कि बायस जो है वो न्यूट्रल है। आई एम नॉट सेइंग पॉजिटिव, इट्स अ न्यूट्रल बायस। अपसाइड में मुझे लगता है कि 8,280 8,300 पे बैरियर है। एक्सपायरी में इसी रेंज में देखता हूं, करीबन 8,270 और 8,300 के आसपास अगर भी एक्सपायरी क्लोज होता है
तो कॉल राइटर पुट राइटर के लिए बहुत एक बेनिफिट होगा। लेकिन आज के लिए जो इम्पोर्टेंट है, यानी कल तक के लिए 8,200 वॉच करिए। अगर 8,200 घटता है तो फिर वहां से 100-125 पॉइंट की जो है करेक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर नितिन, आपसे भी मैं समझना चाहूंगी, एक्सपायरी के एक दिन पहले आज क्या रणनीति आप सुझाएंगे अपने क्लाइंट्स को, क्योंकि जिस तरह का माहौल दिखा है और जिस तरह से थोड़ा थोड़ा बिकवाली का दबाव देखने को मिला है इस हफ्ते की शुरुआत से ही, 8300 पर वो एक्सपायरी देख पाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। देखिए हर्षदा, 8300 पे एक्सपायरी होना बिल्कुल मुश्किल है, क्योंकि लास्ट 2-3 दिनों से काफी ज्यादा कॉल राइटिंग हो रही है। बट अगर आप और डेटा के अंदर आएंगे तो मुझे लग रहा है रेंज बाउंड एक्सपायरी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप सबसे पहले एफआईज का डेटा में आते हैं तो कल भी कॉल एंड पुट दोनों में बिकवाली करी है। कल करीब 1100 करोड़ के आसपास की ऑप्शंस में सेल फिगर है, और ओपन इंटरेस्ट वाइज देखेंगे तो जितनी भी स्ट्राइक्स है सब में करंट मंथ में ओपन इंटरेस्ट ऑप्शंस में कम हुए हैं, बट नेक्स्ट मंथ में एडिशन जितना करंट मंथ में कम हुआ है उतना ज्यादा एडिशन नहीं है। तो मुझे लग रहा है जो करंट मंथ का डेटा है और नेक्स्ट मंथ का डेटा में इस बार काफी वेरिएशन आ रहा है। और करंट मंथ में अगर आप केवल 2 दिनों की बात करें तो कॉल एंड पुट दोनों बेची जा रही है, और अगर आप 3 दिनों में देखेंगे तो एफआईज ने करीब 3000 करोड़ के आसपास की ऑप्शंस बेची है। और अगर कल 8250 की कॉल एंड पुट दोनों को देखते हैं तो दोनों में ओपन इंटरेस्ट एडिशन था, कॉल में करीब 5.5 लाख के आसपास और पुट में भी करीब 2.5-3 लाख के आसपास था। तो यानी कि कॉल में ज्यादा राइटिंग है, पुट में कम राइटिंग है, तो उसको देखते हुए मुझे लग रहा है कि दबाव रहेगा। और जो पॉसिबल नीचे की तरफ रेंज बन रही है वो मुझे लगता है कि 8180 का एक अच्छा सपोर्ट रह सकता है। तो यहाँ पे अगर ट्रेड करना है तो एक बार फ्यूचर में हमें 8260 का स्टॉप लॉस रख करके शॉर्ट साइड ही ट्रेड करना चाहिए। एक बार पॉसिबल मुझे लग रहा है कि 8200 या 8180 का एक लेवल आपको एक्सपायरी तक मिल सकता है। बट अगर आप रोलोवर्स के डेटा में आए और अगर आप नेक्स्ट मंथ में रोलोवर्स को देखें तो एफआईज की तरफ से मुझे जो डेटा देख के लग रहा है वो लग रहा है लॉन्ग रोलोवर्स हो रहा है, क्योंकि लास्ट 5 दिनों में आप देखेंगे तो 4000 करोड़ के आसपास की फ्यूचर्स में बाइंग है। और करंट मंथ में जितने ओपन इंटरेस्ट कम हुए हैं उससे ज्यादा नेक्स्ट मंथ में ओपन इंटरेस्ट एफआईज की तरफ से ऐड हो रहे हैं। नेट अगर आप कल का डेटा देखेंगे तो करंट मंथ में ओपन इंटरेस्ट जो कम हुए हैं वो करीब 17 लाख कम हुए हैं और नेक्स्ट मंथ में 26 लाख ओपन इंटरेस्ट ऐड हुए हैं। अगर आप 5 दिन का कंबाइंड डेटा भी देखेंगे तो करीब 19 लाख ओपन इंटरेस्ट ऐड हो रहे हैं, और जो ओपन इंटरेस्ट है नेक्स्ट मंथ का वो करीब 1 करोड़ शेयर के आसपास है। रोलोवर जरूर कम है बट एफआई की तरफ से लॉन्ग रोलोवर हो रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर कोई भी डिप मिलती है 40, 50, 60 पॉइंट की तो उस डिप में अगली एक्सपायरी के लिए आपको बाय करना चाहिए, बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए। गिरावट में खरीदारी करें, ये राय आती हुई यहाँ पर निफ्टी पर इस वक्त आती हुई दिख रही है। लेकिन गौरांग, आपसे राय लेना चाहता हूँ एक्सिस बैंक पर, जिसके लिए कल देर शाम जो कॉन्फ्रेंस कॉल हुई एनालिस्ट के साथ, उसके बाद चिंताएं बढ़ती हुई दिख रही है। 2 प्रोजेक्ट्स, 2 लोन्स एक्चुअली जो एक ही प्रमोटर को दिए गए थे उन्हें एआरसी को बेचा है कंपनी ने। 1800 करोड़ से ज्यादा के लोन थे, 650 करोड़ में बेचा, और उसको लेकर काफी एनालिस्ट सवाल उठा रहे हैं। क्या राय रखते हैं आप एक्सिस बैंक पर, और क्या इसके चलते एक तेज गिरावट देखने को मिल सकती है? क्या अंदाजा है आपका, क्या करना चाहिए? सुप्रभात अनिल जी, खरीदारी का मौका ढूंढेंगे अगर काफी तीव्र और तेज गिरावट आएगी तो, जो कि मुझे मुश्किल लग रहा है कि इतनी तेज और तीव्र गिरावट, क्योंकि जो 2 लोन का आप जिक्र कर रहे हैं, पहले तो आपको यहाँ पर 2 पहलू से यहाँ पर देखना चाहिए। एक तो कि हाँ चलो लोन देते टाइम बराबर ड्यू डिलिजेंस नहीं किया गया या फिर कोलैटरल नहीं मिला। दूसरी तरफ प्रोएक्टिव होकर के इस बैंक ने ये जो लोन है वो एआरसी यानी कि एसेट रिस्ट्रक्चरिंग कंपनीज को बेचती है। हमारा ही जो कवरेज है वो सकारात्मक रख रहे हैं और लक्ष्य करीबन 640 या 660 तक के हमने तय किए हैं साल 1.5 साल के नजरिए से। और एक जो लोन का जो आंकड़ा आया है अनिल जी, वो मेरे ख्याल से इतना भयभीत नहीं है कि आपको यहाँ पर घबराना चाहिए और आपका जो निवेश है लंबी अवधि का जल्दबाजी करके यहाँ पर बिकवाली करनी चाहिए। एक कंसर्न है और मैं उम्मीद रखता हूँ कि आने वाले तिमाहियों में मैनेजमेंट सकारात्मक रूप से ये कोशिश करेगी कि ये जो एआरसीज को लेकर के दिक्कतें या फिर एसेट को लेकर के दिक्कतें हैं या फिर निम्स को लेकर के असमंजस स्थिति है या फिर रिस्ट्रक्चरिंग और प्रोविजनिंग को लेकर के जो सवाल या निशान उठे हैं उसको बेहतरीन तरीके से सुलझाए ताकि शेयर धारकों का आगे जाकर के भला हो और खुद की जो तिमाही दर तिमाही कमाई आती है वहां पर इजाफा देखने मिले। एक मात्र तिमाही या फिर एक या 2 लोन, इसका ज्यादा असर नहीं देखने को मिलेगा। कंपनी सही कदम उठाएगी इन खराब लोनों को निकालने के लिए।
लेकिन कितना असर देखने को मिल सकता है एक्सिस बैंक पर, क्योंकि अब चिंता यही है कि अगर एक्सिस बैंक में यह मामला आया है, क्या दूसरे निजी बैंकों में भी यही स्थिति है? आपको याद होगा आईसीआईसीआई में भी काफी ऐसी कमजोर लोन्स की भागीदारी का मामला सामने आया था। जुलाई में ही इनफैक्ट बैंक ने अमेरिकी मार्केट रेगुलेटर को जानकारी दी थी कि करीब 15,000 करोड़ के ऐसे लोन्स हैं जहां पर कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। तो क्या ये पीएसयू बैंक्स के बाद अब निजी बैंकों की भी बड़ी दिक्कत उभर कर आएगी? मेरी कंसर्न यही है, ये बड़ी चिंता रह सकती है, क्योंकि यहीं पर सबसे ज्यादा पैसा लगा है बाजार का। देखिए अर्शिदा, आपकी कंसर्न को तवज्जो हम देना चाहेंगे, लेकिन जिस मात्रा में सरकारी बैंक्स की हालत है एसेट को लेकर के और प्रोविजनिंग और रिस्ट्रक्चरिंग को लेकर के, उसके नजदीक भी नहीं है निजी बैंक्स की जो एसेट क्वालिटी और प्रोविजनिंग और रिस्ट्रक्चरिंग आई है। अगर आप आंकड़ों पर गौर करें, पिछले तिमाहियों के जो आंकड़े सरकारी बैंक्स ने घोषित किए हैं और जो निजी बैंक्स ने घोषित किए हैं, अगर आप तुलना करने जाए, जो कि आप बात कर रहे हैं कंपैरिजन की, तो मेरे ख्याल से वो उसके नजदीक भी नहीं आते हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल है कि जहां पर एक सकारात्मक सा रुझान निजी बैंक्स के एसेट क्वालिटी को लेकर के हम चल रहे थे पिछले 1 या 2 तिमाही से, उस पर एक सवालिया निशान उठा है। लेकिन क्या वो सवालिया निशान आपके जो लंबी अवधि के निवेश है उसको झिझोड़ना चाहिए या फिर उसको हिला देना चाहिए? इतने अलार्मिंग आंकड़े अभी तक नहीं आए हैं, ये मैं मानता हूं। और शायद ब्याज दरें जो नीचे आ रही है वो एक सकारात्मक सा अंदेशा दे सकते हैं आपको कि जो लोन्स बुरे हुए हैं उनको रिकवरी करने में काफी सहूलियत हो जाएगी बैंक्स की। और कोशिश मैनेजमेंट की यही रही है, चाहे वो सरकारी हो या निजी बैंक हो, कि जल्द से जल्द अपनी जो एसेट क्वालिटी है उसमें सुधार ला करके खड़ा रखे और सामने रखे लोगों को उदाहरण के रूप में। तो मैं ये मानता हूं कितना टूट सकता है हर्षदा, ये सवाल का जवाब तो मेरे पास नहीं है, लेकिन ज्यादा नहीं टूटेगा इतना मेरा मानना है। और हिस्टोरिकली आपने देखा है 465 485 के आसपास निचला स्तर जो हाल ही में एक्सिस बैंक ने देखा था, वहां पर डिलीवरी बेस्ड बाइंग हुई है और काफी बड़ी मात्रा में हुई है। तो हमारी ये राय होगी कि 500 के आसपास या उसके नीचे जाता हुआ दिखता है। अगर आपके पास ऊपरी स्तर पर है आप एवरेज कर सकते हैं, और अगर आपको खरीदारी करनी है नए सलीके से लंबी अवधि के लिए, उसकी भी राय हम देंगे। चलिए, राय साफ हो गई है। एक्सिस बैंक पर थोड़ा सा दबाव देखने को मिलेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में लंबी अवधि के लिहाज से गौरांग को लगता है एक मौका है निवेशकों के लिए। हम लेंगे एक छोटा ब्रेक के बाद हमारी नजर में रहेगा पेट्रोनेट का शेयर, पेट्रोनेट एलएनजी का शेयर, जहां पर कुछ मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। क्या है वो, यही बताएंगे आगे। आज कई शहरों पर नजर रहेंगी जहां पर काफी नकारात्मक खबरें आ रही हैं। पहले हम बात कर रहे थे एक्सिस बैंक की, लेकिन अब ध्यान दीजिए पेट्रोनेट एलएनजी के शेयर पर, क्योंकि यहां पर 10,000 करोड़ रुपए का चूना लगने की संभावना साफ दिख रही है। कंपनी कतर के साथ जो गैस करार कर चुकी है उसको लेकर अब फंस गई है। अब क्या फंसन है यहाँ पर? डिम्पी कालरा हमारे साथ, हमारे सहयोगी। डिम्पी, बताइए क्या दिक्कतें उभर कर आएंगी पेट्रोनेट एलएनजी के इस करार के बाद? देखिए अर्शिता, इसमें 2-3 चीजें बड़ी अहम है इस लिंक के जरिए आप ये समझ पाए कि पेट्रोनेट किस तरह से मुश्किल में फंस सकता है। असल में कतर की जो कंपनी है रैस गैस, जिसके साथ इसका एक लॉन्ग टर्म करार है, जिस समय करार हुआ था उस समय गैस के प्राइसेस कुछ और थे, और ये लॉन्ग टर्म करार के तहत अब उसको वहां से गैस लेनी ही है। और एक टेक पे कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से अगर आप गैस लेते हैं या नहीं लेते, आपको पेमेंट तो कम से कम करनी होगी। तो कम से कम एक रास्ता पेट्रोनेट एलएनजी का बंद हो गया है कि उसको गैस ले या नहीं ले। और अभी तक के आंकड़े ये कहते हैं कि पिछले 9 महीने में अब तक उसने रैस गैस से करीब 60% के अराउंड ही गैस ली है, क्योंकि उसकी भारत में जिस रेट पे वो गैस लेके आके भारतीय कंपनियों को गैस सप्लाई करना चाहती है वो रेट बहुत ज्यादा है और उसको यहां पे बायर नहीं मिल रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम तो पेट्रोनेट एलएनजी के साथ है, जो कि रैस गैस के साथ कॉन्ट्रैक्ट के साथ लाइबल है, बंधी हुई है, और यहां पे उसको मुश्किल होने वाली है। और एक और मुश्किल भी और आगे भी बढ़ सकती है वो इस वजह से, क्योंकि करीब जानकारी कहते हैं कि आने वाले दिनों में जो गैस के प्राइसेस हैं वो इंटरनेशनल मार्केट में और टूट सकते हैं और ये $4 तक आ सकते हैं 2017 में। यानी कि ये जो प्रॉब्लम अभी इसके साथ चल रही है गैस की प्राइसिंग को लेकर, वो जस्ट की तस रहने वाली है, बल्कि और खराब होने वाली है। अब एक भारत में आके इसकी प्रॉब्लम कहां है? भारत में जैसी गैस को सप्लाई करते हैं इसके पास बायर नहीं है, उस गैस को उस रेट पे कोई खरीदने वाला नहीं है, क्योंकि इस रेट पे गैस अगर कोई लेता है तो बड़ी मुश्किल में आएगा, बहुत महंगी गैस है इस हिसाब से। और दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे को यहाँ पे पता
पता लगी वो ये है कि इन्होंने अपनी जो बुक्स के अंदर जो दिखाया है अपनी इस गैस की खरीद की रकम को एज एन इन्वेस्टमेंट दिखाया है, ना कि एज एन एक्सपेंडिचर दिखाया है। बुक्स के अंदर जब से स्टार्टिंग हुआ है पूरा कॉन्ट्रैक्ट और अब तक यानी कि मार्च 2015 के तक इन्होंने करीब 1380 करोड़ रुपए का एज एन इन्वेस्टमेंट इस गैस को खरीदने के तौर पर दिखाया है। और एक और चीज जो हमारे को इस पूरी पड़ताल में पता लगी हुई है कि कई सरकारी कंपनीज के साथ भी इसी तरह का कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन भारत की सरकारी कंपनीज के साथ जिसको एक गैस सप्लाई करती है उनमें अगर कहीं भी इनको गैस ट्रेड के लिए कोई घाटा होता है तो एक घाटा ओएमसीज को पास ऑन हो जाता है, वो ओएमसीज वापस फर्टिलाइजर कंपनीज और जो प्रेफरेंशियल ऑर्डर में लगे हुए हैं उनको पास ऑन कर देती है। तो भारत के साथ जो गैस सप्लाई कंपनीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट है वो ऑल टुगेदर बिल्कुल अलग है। और राज गैस के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट है इसमें कंपनी पूरी तरह से फंस सकती है, क्योंकि ये मामला छोटा भी नहीं है, 9000 प्लस यानी करीब 10,000 करोड़ रुपए के आसपास का ये मामला बनता है। तो नो डाउट ये पेट्रोनेट एलएनजी के लिए एक मुश्किल भरी बात हो सकती है आने वाले दिनों में भी। जी, तो ये राय आती हुई, ये पूरी खबर आती हुई, लेकिन चार्ट्स के लिहाज से राजेश क्या कमजोरी के संकेत है पेट्रोनेट एलएनजी पर? यदि हाँ तो कितना गिर सकता है ये शेयर? अनिल जी, मुझे लगता है कि चार्टिकली टू बी वेरी ऑनेस्ट इतना कुछ वीक नहीं है और इनफैक्ट 165 168 से हमने वन वे रैली देखी है इसमें। लेकिन मुझे लगता है कि न्यूज के चलते डेफिनेटली इसमें एक बुल ट्रैप सिचुएशन हो सकती है अहेड ऑफ द एक्सपायरी। और मुझे लगता है कि यहाँ पे एक ऑब्वियसली कि न्यूज इतनी निगेटिव है तो लोग एग्जिट के लिए ट्राई करेंगे। और मुझे लगता है कि चार्टिकली अगर खराब भी होना है तो मुझे लगता है मैक्स इट कैन गो अप टू 165 ऑड लेवल्स। बिफोर दैट एक इंटरमीडिएट सपोर्ट है, ये मैं वीकली के हिसाब से मैंने आपको कहा, लेकिन इंटरमीडिएट मुझे लगता है कि ये जो न्यूज है इस न्यूज के चलते नहीं तो 180 to 183 का जो लेवल है, जो इसका 200 डीएमए लेवल है ऑन अ डेली चार्ट, ये एक बार टेस्ट करेगा तो 180 to 183 तक तो गिरने की पूरी संभावना है। 180-82 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं पेट्रोनेट एलएनजी में, मामला बड़ा रह सकता है और इस खबर पर हमारी नजर आगे भी बनी रहेगी। हम लेंगे एक छोटा ब्रेक, लेकिन आगे प्री ओपन सेशन की शुरुआत होगी, देखेंगे किस तरह से खुलेंगे बाजार और साथ ही रुपए की आज शुरुआती चाल कैसी रहती है, ये लेकर आएंगे पहला सौदा में ब्रेक के बाद।